नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है। वहां के केमिकल कंपनी में गैस रिसाव होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त से जुड़ चुके हैं ताजा हालात के बताने के लिए। संजय, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? अर्पिता, जो सेनर लाइफ साइंसेस करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो विशाखापट्टनम से करीबन 18 किलोमीटर दूर एक पारवाड़ा एक जगह है जहाँ फार्मा सिटी है, वहाँ पर ये फैक्ट्री मौजूद है। और देर रात वहाँ पर जो है वो गैस लीक होना शुरू हुई। जो गैस बताई जा रही है वो बेंजीमिडाजोल के जो गैस है, और वो गैस के वेपर्स पूरा इलाके में लीक होना शुरू हो गए। और उसी में उस समय फैक्ट्री में 30 वर्कर काम कर रहे थे, उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग जो है वो बुरी तरह से उससे प्रभावित हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक की हालत सीरियस है। फिलहाल जो है वो गैस का जो लीकेज है उसको रोक दिया गया है। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई और पूरे उस इलाके को सील किया गया है, वहां से लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। और इसके अलावा इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी अर्पिता। उधर चीन से चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत में बैन लगा दिया। चीन की कंपनियों के इन सभी 59 मोबाइल ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। चीन के जिन ऐप को बैन किया गया उनमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, हेलो, कैम स्कैनर और वीवा वीडियो जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन की कंपनियों के ऐसे ऐप पहले भी कई देशों में बैन किए जा चुके हैं और भारत में भी इन कंपनियों पर लोगों का डेटा चोरी करने का आरोप लगा है। लद्दाख में चीन के सैनिकों से हुई झड़प के बाद से देश में चीन के मोबाइल ऐप बैन करने की मांग तेज हो गई थी। भारत में 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि अगर इतने बड़े बाजार से चीन के ये ऐप हटेंगे तो इससे उसको बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि भारत की रक्षा, सुरक्षा, बचाव, संप्रभुता, अखंडता के लिए और लोगों के डेटा और गोपनीयता बचाने के लिए भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया। जय हिंद। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और ट्वीट कर कहा, सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय सही है और इसका समर्थन है। चीन द्वारा किए गए दुस्साहस का जवाब हमें राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ देना होगा। सरकार और ठोस कदम उठाए ताकि एक संदेश जाए कि भारत अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो इसे चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करार दिया और ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार की चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक। चीन की तरफ से साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय युवा इससे कई गुना बेहतर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सक्षम है। उन्हें अब इस दिशा में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। हालांकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सरकार का देर से लिया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक इन ऐप का जो बुरा असर पड़ना था वो पड़ चुका है। इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। बाढ़ की वजह से राज्य में 9 लोगों की भी मौत हो गई।
कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार से जूझते असम के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें तिनसुकिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिले के कई इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दूर दूर तक पानी नजर आया। एक इलाके में उफान पर बह रही नदी की वजह से उस पर बने एक पुल का आधा हिस्सा ढह गया। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया और लोग एक जगह पर फंस गए। तिनसुकिया के पड़ोसी जिले डिब्रूगढ़ से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। इनमें एक तस्वीर में 2 मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखे। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डिब्रूगढ़ में बाढ़ की वजह से कई गांवों में कमर तक पानी भर गया। डिब्रूगढ़ की तरह ग्वालपारा और नलबाड़ी में भी हजारों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी। सैलाब में बहे कुछ लोगों का तो अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। असम के कई जिलों में आई बाढ़ की एक वजह ब्रह्मपुत्र नदी को भी माना जा रहा है, जो तिब्बत में हिमालय की गोद से निकलकर अरुणाचल आती है और अरुणाचल से असम में बहते हुए राज्य के 26 जिलों से गुजरती है। इन 26 जिलों में 23 जिले ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ की वजह से ही प्रभावित हैं। अभी तक पानी बढ़ रहा है। अभी लेवल था 49.89, अभी डेंजर लेवल का ऊपर में 20 सेंटीमीटर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में भी मुश्किल आ रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने ग्वालपारा, नलबाड़ी और दिसपुर समेत कई जिलों को रेड अलर्ट में रख दिया है, जिसका मतलब यह है कि इन जिलों में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी काफी खतरनाक हो सकती है। आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो अभी लोअर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम छठा संबोधन होगा। इससे पहले किए गए अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के नियमों का पालन करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए। कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया है। पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 21 दिन तक चला था। 3 अप्रैल को पीएम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों से 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को किए गए संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था और 12 मई को उन्होंने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी जो अभी ये 6वां संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 4 बजे, और इससे पहले जितनी बार भी वो सामने आए, कई बार उन्होंने कोरोना काल में देश के सामने जो संकट मंडरा रहा है उस पर बात की और उस पर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये 6वां संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या महत्वपूर्ण चीजें अब इसमें प्रधानमंत्री कह सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री क्या संदेश देने वाले हैं इसके बारे में अटकलें बहुत लगाई नहीं जा सकती, लेकिन सामयिक विषय जो 3 चल रहे हैं महत्वपूर्ण, उन 3 विषयों को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला है लॉकडाउन 2, जो कल से शुरू होने वाला है जुलाई 1 तारीख से, और कोरोना का संकट। इन दोनों को लेकर प्रधानमंत्री काफी चिंतित हैं और खासकर बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में ये लगातार बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री अपील भी कर सकते हैं कि लोग सख्ती से, कड़ाई से पालन करें, जनता साथ दे। और दूसरा जो सबसे बड़ा सामयिक विषय है वो है भारत चीन के साथ जो चल रहा है अभी सीमा पर जो फेस ऑफ चल रहा है, उसको लेकर भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता को कैसे एकजुट रखा जाए और कैसे बरकरार रखा जाए, इसके बारे में देश को संदेश देंगे। तो ये कुल मिलाकर यही 3 संदेश हो सकते हैं: कोरोना, लॉकडाउन 2 और भारत चीन सीमा संबंध। जी, महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की। दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन दिल्ली के सिविल लाइंस में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, और वो भी तब जब कांग्रेस के नेता मीडिया से बात कर रहे थे। सड़क पर खड़े होकर मीडिया को महंगे पेट्रोल और डीजल पर बयान दे रहे नेताओं को अचानक पुलिस वालों ने रोका और खींचना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से खुद को छुड़ाकर नेता फिर सड़क पर बैठ गए। तभी पुलिस वालों ने दोबारा नेताओं को दबोच लिया और खींचते हुए उनको एक बस तक ले गए।
डीटीसी की एक बस नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पहले से बुला ली गई थी। हालांकि दिल्ली के सिविल लाइंस में ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर भी विरोध जताया। विरोध करने के लिए दिल्ली के 400 पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के नेता बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। दिल्ली के प्रीत विहार में तो बैलगाड़ी पर एक दोपहिया गाड़ी रखी गई, जिस पर कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता भी बैठी दिखी। बैलगाड़ी के ऊपर दो पहिया वाहन रखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। एनएसयूआई ने कुछ पोस्टरों पर माला चढ़ाकर मोटरसाइकिल को सांकेतिक रूप से श्रद्धांजलि दी तो एक बाइक को पेड़ से लटका दिया। मोटरसाइकिल को सुसाइड करते हुए दिखाया गया है, फांसी लगाकर। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर मार्च करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने पहुंच गए। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाते हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। घंटों तक प्रदर्शनकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने हंगामा करते रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खाली गाड़ी यानी बिना डीजल की गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ यहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता तो एक कार को खींचते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर तक पहुंचे। कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन किए और आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भारत में लोगों को पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदना पड़ रहा है, जिसके लिए राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर में कांग्रेस के नेता ऊंट लेकर सड़क पर उतरे। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस ने ऊंट को उतारा, उसके जरिए धरना प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अहम बाजारों में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ जगहों पर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमीज उतारकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पटना में कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल रैली निकालकर महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया। आज अनलॉक 1 खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो कि कल से लागू हो जाएंगे। अनलॉक 2 के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्य के साथ चर्चा के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। अनलॉक 2 में कई चीजों में पहले से ज्यादा रियायतें दी गई हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती और बढ़ा दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक रात का कर्फ्यू 31 जुलाई तक इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। वहीं रात में लगने वाले कर्फ्यू का समय भी बदला गया है। 1 जुलाई से ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम और धार्मिक समारोहों पर पहले की ही तरह पाबंदी जारी रहेगी। जबकि घरेलू उड़ानें जो पहले सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, अब उनका विस्तार किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की इजाजत दे दी गई है। वहीं दुकानें अब एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं। हालांकि सभी को तय दूरी बनाई रखनी होगी। चीन के वुहान में बैटरी से चलने वाले जहाज ने अपना पहला सफर पूरा किया। वुहान के कोरोना की चपेट में आने के बाद से इस जहाज का परीक्षण रोक दिया गया, लेकिन कोरोना के काबू में आने के बाद इस यात्री जहाज को पहले सफर के लिए पानी में उतारा गया। इस दौरान जहाज में कई लोग सवार दिखे। करीब 1 घंटे के सफर के दौरान इस जहाज ने वहां बहने वाली एक नदी का लंबा चक्कर लगाया। करीब 54 मीटर लंबे इस जहाज में 300 लोग सवार हो सकते हैं, जहां उनके खाने पीने का भी इंतजाम है। जहाज में बेहद ताकतवर बैटरी लगाई गई है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 8 घंटे तक जहाज को चला सकती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी खास इंतजाम किया गया है, जिसके जरिए काफी कम वक्त में ही इसे पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है।
चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की स्तर की वार्ता इस बार भारतीय क्षेत्र के त्रिशूल में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता 22 जून को और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने कुछ छूट के साथ 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा निजी कंपनियों के दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे। हालांकि सरकारी दफ्तरों में इस छूट को बढ़ाते हुए 15% कर दिया गया। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर पर एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। इसी तरह गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकते हैं। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी सरकार ने दी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं उस इलाके में? देखिए, अभी लगातार चूंकि ऑपरेशन जारी है, मैंने पहले ही कहा था कि रात के दौरान ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। समझा यही जा रहा है कि या तो 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं या 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। आपको मालूम है कि कल भी एक एनकाउंटर हुआ था साउथ कश्मीर में, उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। अक्सर देखा जाता है कि 2 या 3 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप रहता है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अभी भी काफी मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर में सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से इस साल अभी तक जनवरी से लेके आज तक तकरीबन 140 के करीब जो है 120 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं और ये ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले तकरीबन 25-26 दिनों में करीब 40 मिलिटेंट अभी मारे गए हैं। जी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने ट्रंप और अमेरिका के कई अधिकारियों को अपने फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। यही नहीं, ईरान ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद मांगी। इंटरपोल वो संस्था है जो किसी दूसरे देश में छिपे अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी को बगदाद में हुए एक ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। इस हमले को अमेरिका ने अंजाम दिया था। यानी ईरान के इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई आंच भले ही ना आए, लेकिन दोनों देशों के बीच पहले से ही जारी तनाव के और गहराने की आशंका बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ लोगों ने इलाके के बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी नेता बाजार से अपने घर लौटा, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग उसे घर से बाहर निकालकर पीटते दिखे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मोहल्ले की एक गली में एक आदमी घर में दाखिल होता दिखा। इस आदमी का पीछा कर रहे कुछ लोग भी उस मकान के बाहर रुक गए जिसमें वो आदमी घुसा था। इसके बाद एक महिला के साथ वहां पहुंचे कुछ लोग बंद गेट को धक्का मारकर तोड़ते नजर आए, जबकि कुछ लोग घर के अंदर घुस गए और बीजेपी नेता को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लाए। वहां इकट्ठा भीड़ के बीच फंसा बीजेपी नेता जब तक कुछ समझ पाता, लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग बीच बचाव कर वहां मौजूद महिला के पास उसे लेकर पहुंचे। इसके बाद वो महिला उसे डांटती दिखी, लेकिन पिटाई का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे बाल पकड़कर महिला के पास से ले गए और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई से बचने के लिए किसी तरह बीजेपी नेता वहां से बचकर निकला और अपने घर में घुस गया। बाढ़ से जूझते असम की तरह उत्तर सिक्किम जिले के जांगू में सब डिवीजन के ऊपरी इलाकों में पहाड़ खिसकने से कई लोग बेघर हो गए। इस घटना के बाद उत्तर सिक्किम जिले का राजधानी गैंगटॉक से भी संपर्क टूट गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिक्किम में भारी बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सिक्किम में भारी तबाही हो सकती है। उत्तर सिक्किम जिला तो पहले ही भारी बारिश और बाढ़ के सितम से जूझ रहा है। एक दिन पहले जिले के जोंगू सब डिवीजन में पहाड़ खिसकने की घटना हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक में तो डरा देने वाला मंजर दिखा। सैलाब अपने साथ काफी कुछ बहा कर ले गया। कुल 19 मकानों को नुकसान पहुंचा। इस घटना में 35 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। पहाड़ खिसकने की वजह से जोंगू के ऊपरी इलाकों का राजधानी गैंगटॉक से भी संपर्क टूट गया। एक तस्वीर में एक मकान का आगे का हिस्सा कमजोर होकर नीचे की तरफ झुका दिखा। मकान के आसपास कई पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा।
एक पेड़ के तो खाई में गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर सिक्किम जिले में लगातार 4 दिन से जारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिक्किम में भारी बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है, मतलब वहां बाढ़ आने वाले दिनों में काफी खतरनाक रूप ले सकती है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक शख्स पर अपनी ही 3 बहनों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक अहमद नाम के एक आदमी ने पहले अपनी 2 बहनों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक बहन की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि पहले हमले के बाद अहमद अपनी तीसरी बहन के घर पहुंचा और उसकी भी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। एक शख्स पर अपनी ही 3 बहनों की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और पुलिस को अभी वजह पता नहीं चल पाई है कि किस वजह से दरअसल इस शख्स ने अपनी बहनों की हत्या की है, लेकिन 3 बहन बताई जा रही हैं जिसकी चाकू मारकर इस शख्स ने हत्या कर दी। मुंबई पुलिस ने एक दिन पहले नए दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों को 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर जो रोक लगाई, उसका असर दूसरे दिन भी देखने को मिला। नए दिशा निर्देशों में पुलिस ने साफ बताया था कि बिना किसी जरूरी काम के अगर कोई भी शख्स अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने वाले कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने न केवल उन लोगों का चालान काटा बल्कि कई लोगों की गाड़ियां तक जब्त कर ली। एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो 2 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा खींची थी, दूसरे दिन भी कई लोगों ने उसे पार किया। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें 2 किलोमीटर के दायरे का नियम मालूम ही नहीं था। पुलिस ने रोका क्यों? पता नहीं, सिंगल सीट है, मैं तो सिंगल गया कार में। मुंबई के कुर्ला, दहिसर और जोगेश्वरी समेत कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर पुलिस ने लोगों की गाड़ियां रोकी और बेवजह घरों से बाहर निकलने पर उनका चालान काटा। 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने पर एक दिन पहले पुलिस ने करीब 7000 गाड़ियों को सीज किया था, जबकि दूसरे दिन पुलिस ज्यादा सख्त नजर आई। भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो कागजी कार्रवाई होती है। खासतौर पर पुलिस ने जो गाइडलाइन में कहा था कि अगर आप पकड़े जाते हैं पुलिस के रेंज में 2 किलोमीटर से ज्यादा निकलते हैं बिना किसी वजह से, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद पुलिस ने साफ किया कि वो कोरोना संकट में नियम तोड़ने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने वालों को तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। असल में एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके मुताबिक जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और अगर किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना है तो वो भी अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की इजाजत केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और ऑफिस जाने वालों को दी गई। इसके अलावा गंभीर बीमारी के किसी मरीज के घर वाले भी इलाज के लिए 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जा सकते हैं। बताया गया कि 2 किलोमीटर वाला नियम तोड़ने वाले हजारों लोगों का चालान पुलिस काट चुकी है और 7000 से ज्यादा गाड़ियां भी सीज कर चुकी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पार्टी करने के लिए सड़क पर जमा हुए लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना तब हुई जब लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोगों की भीड़ पार्टी करने के लिए एक जगह जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस की बात मानने की बजाय वो उल्टे उससे भिड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस टकराव में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कई पुलिस वाले भी शामिल बताए गए। बिना देर किए सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। काफी देर तक सड़क पर लोगों का हंगामा जारी रहा, जिन्हें पुलिस वाले काबू करते दिखाई दिए और जब वो नहीं माने तो कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। गुजरात के आणंद में अपने मोबाइल से चीन के ऐप हटाने पर लोगों को मुफ्त में ड्राई फ्रूट का एक पैकेट देने दिया गया। व्यापारियों के एक संगठन ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और अपनी नाराजगी जताने के लिए यह अनोखी पहल की और अपने मोबाइल से चीन के ऐप हटाने वालों को मुफ्त में ड्राई फ्रूट देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिन्हें संभालने के लिए संगठन के कई कर्मचारी तैनात नजर आए। ये कर्मचारी वहां पहुंचे लोगों के मोबाइल से चीन के ऐप हटाते और उसके बाद उन्हें ड्राई फ्रूट का एक पैकेट देते दिखाई दिए। संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये पहल की। जो भी उसको रिमूव करेगा उसको 250 ग्राम ड्राई फ्रूट हमारी संस्था की ओर से फ्री में दिया जाएगा। चीन के खिलाफ इस अनोखे विरोध का लोगों ने भी खूब साथ दिया और खुद ही अपने मोबाइल से चीन के सभी ऐप हटाते नजर आए।
बिहार के सिवान में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार कर रहे 7 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा कई फीट ऊपर तक उछलकर जमीन पर गिर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि बच्चा एक साइकिल लेकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गया। इस हादसे में बच्चे की लापरवाही भी दिखी, क्योंकि सड़क पार करने के लिए वो अचानक मुड़ गया, जिसकी तरफ से दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर जब तक गाड़ी को रोक पाता उससे पहले ही जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बच्चा कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर गया, जबकि टक्कर मारने वाली गाड़ी थोड़ी दूर जाकर आगे रुक गई। इसी बीच वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने सड़क पर बेहोश पड़े बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि बच्चे की हालत काफी गंभीर है। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत जल्द बढ़ने वाली है। जानकारी के मुताबिक 6 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को भारत पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इस बारे में अभी वायुसेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। खबर है कि रफाल विमानों का पहला दस्ता हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जबकि दूसरे दस्ते की तैनाती बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर की जाएगी। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसके तहत 6 विमानों की यह पहली खेप भारत पहुंचेगी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दुकानदार छूट के साथ सैनिटाइजर और मास्क मुफ्त दे रहे हैं। ऐसा ग्राहकों को लुभाने के मकसद से किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में इक्का दुक्का ही ग्राहक नजर आए। चूंकि कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा दिखा। यही वजह रही कि दुकानदार कपड़ों और सामान पर छूट तो दे ही रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर और मुफ्त मास्क भी दे रहे हैं, ताकि ग्राहक बाजार में खरीदारी करने आए। कोरोना की वजह से कस्टमर डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। कस्टमर के लिए बताने के लिए कि भाई हम लोग यहाँ से 20 to 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि कस्टमर आकर्षित हो। उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के हमले को नाकाम करने में प्रशासन की कई टीमें जुट गई। राज्य के कई जिलों में टिड्डी दलों ने हमला किया, जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा। औरैया में भी टिड्डियों के दल ने हमला किया। और वहां से आई एक तस्वीर में लाखों की संख्या में टिड्डियां आसमान में उड़ती दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे टिड्डियों ने आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया हो। एक दूसरी तस्वीर में टिड्डियों का दल ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर मंडराता नजर आया और बाद में उसने उन पर अपना ठिकाना बना लिया। टिड्डियों के हमले की खबर मिलते ही कृषि विभाग की एक टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव करने की व्यवस्था की गई, लेकिन दवा के छिड़काव से पहले पुलिस के लोग लाउडस्पीकर की मदद से गाँव वालों को सावधान करते दिखाई दिए। दवा का छिड़काव फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, और ये थोड़ा सा आप दूरी बनाने से, क्योंकि जहरीला भी होता है। टिड्डियों के हमले की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि टिड्डी दल के हमले को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पानी का टैंकर में केमिकल मिला करके उससे छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से वो टिड्डियां खत्म हो जाती है। औरैया की तरह हाथरस के एक इलाके में भी टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिसका पता चलते ही फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग के अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद टिड्डियों को खत्म करने के लिए उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया। लोग आवाज करें, थाली परात और कैसे भी पटाखे चलाएं, जिससे ये ठहर न पाए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य टिड्डियों के हमले से जूझ रहे हैं, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने टिड्डियों से जुड़ा एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आने वाले 4 हफ्तों के दौरान भारत में टिड्डियों के हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डियों के पंख निकलने शुरू हो गए हैं। मतलब ये कि कुछ ही दिनों में ये टिड्डियां उड़ने लगेंगी। इसी तरह पाकिस्तान की सिंधु घाटी में गुलाबी रंग की टिड्डी दल तैयार हो रहे हैं, और अगले 15 दिनों में गुलाबी रंग के ये टिड्डी दल भारत में घुस सकते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया और इथियोपिया में भी टिड्डियों के हमले का अलर्ट जारी किया गया। खबर है कि पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा में छोटी टिड्डियों के दल को देखा जा चुका है, जिन्हें खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया इलाके में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गया और उसकी मिट्टी सड़क पर गिरने लगी। मिट्टी का ढेर
बेहद तेजी से सड़क पर गिरता नजर आया, जिसे देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो डर के वहां से भागने भी लगे। हालांकि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन मिट्टी की वजह से सड़क काफी देर के लिए बुरी तरह से बंद हो गई और ये वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है। ये यूक्या में हुआ है, देखिए 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 देखिए। मैं हूं किशोर अजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। अभी इस वक्त की बड़ी खबरें।